हेलो। नमस्कार। राम राम। राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेज पर। चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के बारे में और उसमें भी क्लास 8वीं की एनसीईआरटी के बारे में। काफ़ी अच्छा अध्ययन चल रहा था अपना और आप सभी लगातार मेरे से जुड़े हुए भी हैं। तो आपको पता होगा कि किस प्रकार अपन उस प्रत्येक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो क्लास 8वीं के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो, और जो अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो अपन 7 तक अध्यायों का एकदम विस्तृत अध्ययन कर लिया है और लगभग अध्याय 4 तक के प्रश्न हैं उनका भी अध्ययन कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे अपना जो क्लास 8वीं का 8वां पार्ट, 8 और धीरे धीरे अब मैं पीछे अपन 8वां पार्ट जैसे जैसे साथ में पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा कि बाकी वाले पाठों के जो क्वेश्चन है वो भी तैयार कर लूं ताकि उनका भी साथ में रिवीजन चलता रहे। तो क्लास 8वीं का 8वां पार्ट, एनसीईआरटी, किताब का नाम हमारा अतीत। क्या नाम है? हमारा अतीत। 8वां पार्ट किसके बारे में है? 8वां जो अध्याय है वो है महिलाओं के बारे में, जाति एवं सुधार। महिलाओं में उस समय किस प्रकार की सुधार की जरूरत थी जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, उसमें वो कौन कौन सी रीतियां थी, यहां पर वो कौन कौन सी सांस्कृतिक मान्यताएं थी जिनमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था और महिलाओं को असहनीय दुख दर्द भी सहन करना पड़ता था। और जो जाति व्यवस्था थी उस जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रयत्न उस समय की सरकार ने किए, किस प्रकार के परिवर्तन उस समय के समाज सुधारकों ने किए, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो 8वां अध्याय है वो अपना महिलाओं के बारे में और जाति एवं सुधार के बारे में रहेगा, क्योंकि अपन को पता है कि आज के समय में भी जो महिलाएं होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनको किन प्रकार के दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है जब अपन कह रहे हैं कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जब भारत इतना विकसित हो चुका है और लक्ष्य रखा जा चुका है कि 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित कर देंगे। इस समय भी अगर महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं, आज से लगभग 3-4 दिन पहले की घटनाएं कि एक 3 साल की थी, 4 साल की बच्चे के साथ में रेप हो गया। तो जब इस प्रकार के नियम है, इस प्रकार के कानून है, अपने समाज इतने जागरूक हो चुके हैं, फिर भी महिलाओं के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, तो उस समय उनकी स्थिति कैसी रही होगी उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी, बच्चे कैसे रहे होंगे? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ साथ पढ़ती हैं। आज के समय में तो देखते हैं जो पैसे वाले होते हैं उनकी लड़कियां स्कूल जाती है, जो मध्यम वर्ग के होते हैं उनकी भी स्कूल जाती है, गरीब तबके की जो लड़कियां होती है वो भी स्कूल जाती है, और एक तरफ लड़कियां बैठती है, एक तरफ लड़के बैठते हैं, साथ साथ में पढ़ाई करते हैं। क्या आज से 200 साल पहले भी ऐसी व्यवस्था थी? नहीं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। और जब वो बड़ी होती है, स्कूली शिक्षा पार कर लेती है, तो लड़कियां हैं वो कॉलेजों में जाती है, विश्वविद्यालयों में जाती है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करती है और कानून उन्हें यह भी मान्यता देता है कि जब वो बालिग हो जाए, क्या हो जाए, जब वो बालिग हो जाए मतलब 18 वर्ष से ऊपर हो जाए, तो वो कानूनन किसी भी जाति के लड़के के साथ, किसी भी धर्म के लड़के के साथ शादी कर सकती है। वो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। तो इस समय तो ये इतने प्रकार की छूट प्रदान की गई है,
महिलाएं इस प्रकार कॉलेज विद्यालय में जा रही अपनी इच्छा से शादी कर सकती है। क्या उस समय भी ऐसा सिस्टम था? मैं कहना चाहूंगा नहीं। यहां तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। विधवा महिलाएं जिनके पति है वो मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो महिलाएं भी अभी दोबारा शादी कर सकती है। विधवा की क्यों बात करें? पति जिंदा बैठा है तो भी महिलाएं भाग भाग कर दूसरी शादी कर देती है। और ऐसी महिलाएं शादी ऐसी महिलाएं नहीं करती कि जिनके बच्चे नहीं हो। हाँ ठीक है, बच्चे नहीं है, उसका क्या आया क्या जाए, वो चली गई। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि जिनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं वो भी महिलाएं दूसरी शादी कर लेती है। मतलब कितनी स्वतंत्रता है। उस समय तो विधवा महिला भी दूसरी बार शादी नहीं कर सकती थी। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और उन्हें चुनाव लड़ सकती हैं। आज के समय में तो एक तरफ जब वोट डालने जाते हैं, एक तरफ महिलाओं की लाइन लगती है, एक तरफ पुरुषों की लाइन लगती है। दोनों वोट डालते हैं, दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादातर गांव में सरपंच है वो महिलाएं हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। आज भी कई ऐसे समाज के रीति रिवाज है, कई ऐसी जातियां हैं जहां पर हो सकता है कि महिलाओं को यह सब अधिकार नहीं है। महिलाओं को घूंघट प्रथा के अंदर रहना पड़ता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर कई पुरुष बैठे हैं तो पुरुषों के आसपास में नहीं बैठ सकती। ऐसी प्रथाएं आज भी चल रही है। और बहुत सारे तो परिवार ऐसे हैं जहां पर लड़कियों की बचपन में, जब वो बिल्कुल छोटी होती है, जब उनको शादी का सह पता नहीं होता, उस समय उनकी लड़के के साथ में शादी कर दी जाती है, रिश्ता तय कर दिया जाता है। आज भी ऐसा हो रहा है। अगर आज भी ऐसा है तो 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। ज्यादातर बच्चों की शादियां थी वो तो बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, मतलब जब वो बिल्कुल छोटे होते थे उस उम्र में। और हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष थे, वो एक से ज्यादा पत्नियां भी रख सकते थे। आज भी कईयों के सुनने में आता है कि एक पत्नी दो पत्नियां हैं, लेकिन उस समय भी हिंदू व जो मुसलमान थे वो दो दो पत्नियां या ज्यादा पत्नियां रखते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। और कभी कभार तो क्या होता था, जो भी विधवा थी जिनका पति मर चुका है, तो उनसे यही उम्मीद की जाती कि जब पति को जलाया जाता है तो साथ में तुम भी जल जाओ। अब इस पति चला गया, इसमें पत्नी का क्या दोष? जो पहले पत्नी एक सिंपल सी महिला थी, क्या पति के जाने के बाद में वो डायन बन गई? कदापि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन ये प्रथा थी, लोगों की ये मान्यता थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। अब जब पति के जाने के बाद में कई महिला तो स्वेच्छा से पति के चिता के साथ में जल जाती, और कोई नहीं जलती तो उसको जबरदस्ती जला देते, और फिर उनको कहते कि वो सती हो गई। क्या हो गई? सती हो गई। सती मतलब आग में जल जाती, उसे सती बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि कितनी बड़ी सती है, उसने ये कर दिया और वो कर दिया। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। सती का मतलब क्या था? सती का मतलब था सदाचारी महिला। आज के समय भी अपने कई जो समाज होते हैं उनमें पूजते हैं कि हमारे सती दादी है, सती मां है। मतलब वो सती क्या है, वो सती शब्द कहां से आया? तो पुराने समय में जो महिलाएं थी वो जब अपने पति की मृत्यु के बाद में उनकी चिता के साथ में या तो स्वेच्छा से जल जाती या जब उनको जबरदस्ती जला दिया जाता, तो ऐसी महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता कि वो तो सती होगी, कितनी महान महिला है। और सती का मतलब क्या होता था? सती का मतलब होता था सदाचारी महिला। मतलब जिसका आचरण है, जिसका आचार है वो अच्छा है, वो सदाचारी महिला है। तो ये जो सती, आज के समय में अपन जो सती शब्द यूज करते हैं, वो सती शब्द यहां से निकल कर आया है। होता है कईयों के सती दादी, सती मां, सती दादी हमारे वहां की है, हमारे वहां की है, तो ये सती शब्द है।
अब उस समय संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। अब इस प्रकार की लोगों की सोच थी कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसका पति जल्दी ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर तो घर परिवार वाले लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अब पत्नी औरत महिला पढ़ी लिखी है, उससे पुरुष जल्दी चला जाता है, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, इसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस प्रकार की अवधारणाएं थी। यहां पर अपन देख सकते हैं एक चित्र है कि सती बालथाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। जब पश्चिमी देश, यूरोपीय देश के यहां पर चित्रकार आए और उन्होंने इस प्रकार की जो प्रथा देखी तो उन्होंने देखा कि जो पूर्व के समाज है, जो पूर्व के देश है, उनमें जो समाज है उनमें कितनी ये क्रूर प्रथा है जिनमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। और समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच में ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंटे हुए थे। अब स्त्री और पुरुषों के बीच में फर्क नहीं था, दो जातियां थी, उन दो जातियों के बीच में भी फर्क था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, स्थान आता था। और फिर काश्तकार, बुनकर, कुमार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। मतलब जातियों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा जाता था। आज अपने जैसे जाति, उस प्रकार की जाति नहीं थी। उस समय क्या होता था? उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की जातियां थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर पूछे कि उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो किन किन 4 भागों में बंटी हुई थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण होते थे वो कर्मकांड करने का काम करते थे, क्षत्रिय थे वो लड़ाई वलड़ाई करने का काम करते थे, वैश्य थे वो व्यापार करते थे, और शूद्र थे वो निम्न काम, जैसे कि बुनकर है, कुमार है, या फिर चमड़े का काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। इस प्रकार समाज को 4 भागों में बांटा हुआ था जाति के आधार पर। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, सबसे निम्न शूद्र। तो इस प्रकार इस श्रेणी क्रम के सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी, या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। अब जो नीची जातियां हैं, जैसे शूद्र में जो आते हैं, वो क्या करते थे? वो गांव को साफ सुथरा रखने का काम करते थे, और ये ऐसे काम करते थे जिनको ऊंची वाली जातियां निम्न स्तर का काम मानती थी, तो वो उनके साथ में भेदभाव भी किया करते थे। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने, या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। मतलब जो निचले पायदान पर जो क्षुद्र जातियां होती थी, इन लोगों को उसमें मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। और जो ऊंची जातियां हैं, स्वर्ण जातियां हैं, उनके द्वारा जो कुएं का इस्तेमाल किया जाता था पानी निकालने के लिए, इन शूद्र जाति के लोगों को उन कुओं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था। और जहां पर ये स्वर्ण जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग नहाते थे, जिस तालाब का उपयोग वो खुद करते थे, वहां पर शूद्र को जाने की छूट नहीं होती थी। मतलब भेदभाव होता था। इस प्रकार का भेदभाव व्यापक था समाज के विभिन्न लोगों के बीच में। लेकिन वो थे क्या? थे तो मनुष्य ही, लेकिन उन मनुष्यों को बांट दिया कि ये मनुष्य उच्च जाति का, ये मनुष्य निम्न जाति का। तो मेरे आधार पर इस प्रकार मनुष्यों को बांटा जाना एकदम सरासर गलत है, क्योंकि एक लाइन है कि उत्तम कुली का उत्मन होइबा, कारण क्रिया सारू, गोरख दीठा सिद्ध न कहबा, पोय उतरबा पारू। कि उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई उत्तम नहीं हो जाता। कि अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय में, वैश्य में जन्म ले लिया, अगर उसके कर्म है, उसके जो कार्य है वो निम्न स्तर के हैं, तो वो उत्तम कैसे हो गया?
तो उत्तम कुली का उत्तमन होइबा कारण क्रिया सारू गोरख दीठा सिद्ध न कहिबा। मतलब एकदम बढ़िया से भंगवे कपड़े पहना हुआ और ऊपर बाल के फुल जटा लंबी की हुई कोई गोरख लंबी जटा वाला आदमी है तो उसको अपन सिद्ध पुरुष नहीं कह सकते अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है। तो गोरख दीठा सिद्ध न कहिबा पोय उतर बा पारो। जब तक वो अपने कार्यों पर अपने शरीर की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं पा लेता, सभी अपनी स्थितियों को अपने अनुसार नहीं डाल लेता, तब तक वो किस प्रकार का सिद्ध है। तो इस प्रकार का जो भी ये भेदभाव किया जाता था यह एकदम सरासर गलत था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे। अब धीरे धीरे 19वीं और 20वीं सदी में इन सभी चीजों में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। अब धीरे धीरे सामाजिक रीति रिवाजों में मूल्य मान्यताओं में चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे संचार के नए साधन विकसित हो रहे थे। लोगों को अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी उनके पास पहुंच रही थी। पहली बार किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। अब हुआ क्या, पहली बार किताबें छप रही थी, अखबार छप रहे थे, पत्रिकाएं छप रही थी, पर्चे छप रहे थे, पुस्तिकाएं छप रही थी। अब इनके छपने से क्या हुआ, इनके छपने से ये हुआ कि जब लोग या बच्चे इन चीजों को पढ़ते तो उनको जानकारी मिलती कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अब ये जो किताबें थी, ये पुरानी किताबें थी, उनसे सस्ती थी। और जो पांडुलिपियां थी जो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास में रहती थी, अब ये किताबें साधारण जनता के पास में भी उपलब्ध होने लगी। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपने भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अब जो आम स्तर का लोग था, जो गरीब व्यक्ति था, उसका बच्चा भी पढ़ सकता था, वो भी अपनी भाषा में लिख सकता था और वो भी अपना विचार व्यक्त कर सकता था। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती। अब जितने भी उसमें की सामाजिक रीति रिवाज थे, राजनीतिक मान्यताएं थी, आर्थिक मतलब धन संबंधी मान्यता और जो धार्मिक मुद्दे थे, उन पर अब चर्चा होने लगी। क्या होने लगी? चर्चा। पहले तो किसी प्रकार की चर्चा होती नहीं थी, और अगर चर्चा होती तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं चलती, क्योंकि ना तो उस समय अखबार थी, किताबें थी, पत्र पत्रिकाएं थी, फोन था, मोबाइल, टीवी वगैरह कुछ नहीं था। अब जब चर्चा होने लगी तो यह भी डिसाइड होने लगा कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज गलत है नहीं है। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। अब हुआ ये कि ये चर्चाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने लगी। आम जनता को पता चलने लगा कि कौन सी चीजें गलत है और कौन सी चीजें सही है। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। अब ये बहस करते कौन थे? जो भारतीय ऐसे लोग थे, जो थोड़े बहुत भारत के जागरूक लोग थे, वो जो समाज में सुधार करना चाहते थे, जो सुधारक थे। और जब ज्यादातर सुधारवादी व्यक्ति मिलकर किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सुधार संगठन। तो जो भारतीय सुधारक थे, जो सुधार संगठन थे, वो आपस में चर्चा करते और सही गलत का मायना, सही गलत का डिसाइड करके उसे पत्र पत्रिकाओं में छपा देते। जैसे कि एक व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। क्या नाम था? राजा राममोहन राय, जो 1772 से लेकर 1833 तक, कब तक? जो 1772 से लेकर 1833 तक रहे थे। इसी तरह के एक सुधारक थे, इसी तरह के एक क्या थे? सुधारक थे। एक थोड़ी सी ये पेन ये चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि राजा राममोहन राय इसी तरह के समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म या ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। यह समाज क्या था? यह एक सुधारवादी संगठन था जो विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में सुधार करना चाहता था।
राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। अब इनको सुधारक इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है, समाज में जितने भी ये तौर तरीके हैं जो अन्यायपूर्ण है, जो गलत है, उनमें सुधार लाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। अब वो कहते थे कि लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, आप ये चीजें छोड़ दो, इन नई चीजों को धारण करो। इसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। अब अपने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी चाहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यह चाहते थे। महात्मा गांधी जो पूर्ण रूप से यही चाहते थे कि भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, पश्चिम नाम की कोई चीज भी भारत में नहीं लाई जाए, ना वहां का कपड़ा, कुछ भी चीज नहीं लाई जाए। लेकिन इनके विपरीत राजा राममोहन राय चाहते थे कि अगर देश में सुधार लाना है, अगर देश में सुधार लाना है, यहां के जो रीति रिवाज सुधार, इनमें सुधार लाना है, लोगों में समानता का भाव फैलाना है, तो जो पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। आज जो भी लड़कियां क्लास देख रही हो, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपका जन्म है वो इस काल में हुआ है जब महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी दी जाती है। आज भी कई ऐसे घर, कई ऐसे समुदाय हो सकते हैं जहां पर महिलाओं के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर समाजों में महिलाओं को पढ़ने की छूट दी जाती है। उस समय महिलाओं को सिर्फ घरेलू काम करो, घरेलू मतलब घर का काम करो, रसोई का काम करो, घर का आसपास का कोई दूसरा काम है वो सारा करो, लेकिन पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं होती थी। अब राजा राममोहन राय, ये देख लीजिए आप, ये थे राजा राममोहन राय, महिलाओं के लिए समाज सुधारक में कदम रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे, याद रखना। राजा राममोहन राय रेमब्रांट पील द्वारा बनाया गया यह चित्र है 1833 ईस्वी का। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की क्या क्या कोशिश की गई ये देखिए। राममोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। अब जब राजा राममोहन राय को पता चला कि अगर एक महिला का पति चला जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो फिर इसकी जिंदगी कैसी होती है, लोग उसको किस भावना से देखते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने चाहा कि ये जो सती प्रथा है, लड़कियों को, विधवाओं को सती बना दिया जाता है, उनको जबरन जला दिया जाता है, इस चीज को बंद कर देना चाहिए। तो सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। राजा राममोहन राय से छोटा मोटा आदमी नहीं था, काफी विद्वान आदमी था। संस्कृत के बारे में, फारसी के बारे में, अन्य जो भी आसपास की भारतीय भाषा, यूरोपीय भाषा, इन सब का ज्ञान था। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्होंने जितने भी आसपास के ग्रंथ थे वो सारे इकट्ठे किए और लोगों से कहा कि अरे भूले ठालों, देखो क्या कहीं पर लिखा है कि महिलाओं को जलाओ, क्यों जला रहे हो रे। लोगों को समझाने का कोशिश किया, लोगों को तर्क दिया कि देखिए कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि महिलाओं को जलाओ, महिलाएं अगर पति उनका मर जाता है तो वो डायन हो जाती, तो बताओ। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। अपने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की प्रथाएं देखी तो उन्होंने भी इनका विरोध किया कि इनको बंद कर देना चाहिए। वे राममोहन के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। जब अंग्रेज थे, वो अंग्रेज राजा राममोहन राय को बहुत अच्छा आदमी मानते थे कि ये है जो सुधार कर सकता है, ये सुधार करवा सकता है। वो राजा राममोहन राय के विचारों से सहमत थे कि भाई तू भलो आदमी, देसी जनता हमारी तो बात नहीं मानेगी, लेकिन तू देसी व्यक्ति है, तू इनको अपनी बात मनवा सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा और विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से 1829 में, कब, सन 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अगर प्रश्न पूछे कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई,
तो याद रखना, सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलीलें देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अब उन्होंने कहा कि अगर लोगों को समझाना है तो लोगों की भाषा में समझाना पड़ेगा। भारतीय लोग किन को मानते हैं? प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को ज्यादा मानते हैं, उनको पूजते हैं। तो उन्होंने ऐसी चीजों को लाना शुरू किया, पुराने धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक, ऐसे वाक्य ढूंढने का प्रयास किया जो वर्तमान की जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थे, उनके विरोध में थे और कहीं पर उनका समर्थन नहीं करते थे। और लोगों को बताते, देखो ये अपने धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है कि कहीं पर नहीं लिखा है कि सती प्रथा होनी चाहिए, कहीं पर यह नहीं लिखा है कि विधवा का विवाह हो नहीं सकता। इस प्रकार लोगों को समझाने का प्रयास किया। यहां पर देखिए, कुंडों पर झूलने का एक त्योहार है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। ये एक अजीब तरह का कष्ट है और लोकप्रिय त्योहार है। और वो क्या करते हैं कि ईश्वर को, भगवान को राजी कर रहे हैं। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। जब यूरोपीय अफसर थे, उन्होंने जो भारत के जो इस प्रकार के रीति रिवाज थे उनकी आलोचना की, तो उसमें विशेष तौर पर इसकी आलोचना की कि इसमें लोग क्या करते हैं, अपने अगर एक छोटा सा कांटा है वो चुभ जाए तो अपन को असहनीय दर्द होता है। और अगर मैं कहूं कि आप अपने पैर में ज्यादा से ज्यादा कांटे चुभो, आपको भगवान मिल जाएंगे, तो आप सोचोगे सर क्या बात कर रहे हैं, सर तो पागल हो गए, कांटा चुभाने से कोई भगवान थोड़ा ही मिलता है। अब इस समय लोग ऐसा ही करते थे। ये जो कुंडों पर झूलने का त्योहार है, इसमें अपने पीठ पर क्या करते, पीठ की चमड़ी में से एक ऐसे हुक टाइप निकालते और वो चमड़ी में से छेद करके ऐसे फिर पीठ पे लटका दिया जाता, और फिर सामने भी एक व्यक्ति को इस प्रकार लटका दिया जाता और वो आपस में लटकते। जितनी देर ज्यादा जो व्यक्ति लटकता उससे भगवान खुश है। अब इस प्रकार क्या भगवान खुश हो सकता है? तो ये एक प्रकार का त्योहार था जिसका अंग्रेजों ने विशेष तौर पर इसका विरोध किया था। एक स्रोत है, उसके तहत पढ़ते हैं थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। कि पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। क्या कि राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। अब राजा राममोहन राय थे, वो समाज में सुधारक लाने के लिए कई प्रकार के पर्चे लिखते थे ताकि स्थानीय जनता पढ़े और उनमें सुधार आए। और इस प्रकार का एक पर्चा है जो इन्होंने सती प्रथा के बारे में लिखा था। जो व्यक्ति सती के समर्थक थे कि सती प्रथा होना चाहिए, उन्होंने क्या तर्क दिया, और राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति जो सती प्रथा के विरोधी थे, उन्होंने क्या तर्क दिया। तो जो समर्थक थे वो क्या कहते हैं कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती। और वो क्या कहते, देखो कितने कैसे बिना सोचे समझे तर्क थे कि औरतें हैं वो कुदरती तौर पर कम समझदार होती है, बिना दृढ़ संकल्प लाती। अब बताओ औरतें क्या कम समझदार होती है? औरतें तो पुरुष से सवाई समझदार होती हैं, और उनके जितना जो दृढ़ संकल्प होता है वो किसी के पास नहीं होता, भरोसे के योग्य नहीं होती। अब ये कहते हैं कि औरतें वो भरोसे के योग्य भी नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले ही हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। अब वह कहती हैं कि इनके पास दृढ़ संकल्प नहीं होता। अगर वो कहती है कि मैं ये काम कर दूंगी, फिर वो काम कर ही नहीं पाती। तो उन्होंने बताया कैसे, कि कैसे क्या, बहुत सारी औरतें वो खुद मानती हैं कि जब मेरे पति की चिता जल रही हो तब मैं साथ में जल जाऊं, लेकिन जब वो धधकती आग को देखती है तो तब दूर भागती है। तब हम क्या करते हैं कि ऐसी औरतें दूर ना भागे, इसलिए पहले ही आग लगाने से पहले हम उसे जो चिता है उसके ऊपर लकड़ियों से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। इस प्रकार की स्थिति थी औरतों की। अब सती विरोधी है वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? अरे आपने महिलाओं को तो घर तक सीमित रखा, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर पढ़ने का मौका कब दिया? अपनी क्षमता को प्रदर्शन करने का, क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका कब दिया?
कि आप उन पे सवाल उठा रहे हो कि ये कम योग्य है। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती, तो तुम कैसे कह सकते हो कि महिलाओं में समझ नहीं हो सकती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। आपने महिलाओं को ज्ञान कब दिया? पहले महिलाओं को ज्ञान दो, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दो, उसके बाद में भी अगर वो समझ नहीं पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो अक्षम हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? अरे आप पढ़ रहे हो, औरतें नहीं पढ़ रही है, और आप पढ़ गए इसी वजह से आप कह रहे हो कि औरतें निम्न स्तर की है। अरे उनके पढ़ने का मौका दो, दोनों को बराबर आने दो, फिर आप उनको कमतर आंकने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, विशेष रूप से सती प्रथा पर काम किया था और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने किसको टारगेट किया कि जो विधवा विवाह नहीं कराया जाता इसको मैं दोबारा शुरू करूंगा, विधवा का विवाह होना चाहिए। इन्होंने भी क्या किया, प्राचीन ग्रंथों को उठाया और बताया अरे देखो भूले ठालो, कहां कहीं लिखा है क्या कि विधवा महिला का विवाह नहीं हो सकता? या लिखा तो नहीं है, तो फिर क्यों इनकी चिता को जला रहे हो रे? अंग्रेजी सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। अब 1856 में अंग्रेज सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात मानी और किस विवाह को, विधवा विवाह कानून पारित किया। कब? 1856 में। 1856 में विधवा विवाह का कानून पारित किया गया। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। अब कई लोग ऐसे थे जो विधवा विवाह को सही नहीं मानते थे, उन्होंने इस कानून का विरोध भी किया और साथ साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विरोध किया, और विरोध इतना किया कि उसे समाज से बाहर निकालने लगे और उनका बहिष्कार कर दिया कि कोई व्यक्ति, इनको कोई अगर घर पे कोई फंक्शन होता है तो इनको नहीं बुलाएंगे, जागरण जम्मो स्वाणी मौका कुछ भी हो इनको नहीं बुलाया जाएगा। मतलब इनका क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। तो जो मद्रास प्रेसिडेंटी है, जो दक्षिणी भारत में पड़ती है, वहां के जो तेलुगु भाषा के इलाके हैं जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, वहां के एक व्यक्ति थे वीरेसलिंगम पंतुलु। उन्होंने एक संगठन बनाया जो विधवा विवाह का समर्थन करता हो। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प मान लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। याद रखना, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और वो भी क्या? विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया कि विधवा महिलाएं, उनका विवाह वापस होना चाहिए। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई महिलाएं थी वो डरती थी, समाज के कुछ लोग मानते थे। तो एक लड़की का, विधवा लड़की है, उसका दोबारा विवाह करवाना इतना मुश्किल था कि ज्यादातर कंडीशन में तो हो ही नहीं पाता था। तो उस समय विधवाओं का विवाह बहुत कम संख्या में होता था। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे थे। अब जो भी महिलाएं थी, जो भी विधवा महिलाएं थी, वो दोबारा विवाह कर लेती तो समाज उन्हें आसानी से स्वीकार भी नहीं करता कि ये तो क्या है, विधवा, इसको कौन स्वीकार करे। ये है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1875 ईस्वी में। याद रखना, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1856 में विधवा विवाह पर रोक लगवाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से।
अब लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अगर महिलाओं की दशा सुधारनी है तो महिलाएं खुद शिक्षित होनी चाहिए। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। अब ऐसे स्कूल खोलने लगे जहां पर सिर्फ महिलाओं को शिक्षा दी जाए। अब ऐसे स्कूल खुलते मेरे घर के पास में, अगर माना कि मैं आज से 100 साल पहले होता या 200 साल पहले होता और मेरे घर के पास में स्कूल खुलती तो मैं डरता, अरे मेरे घर के पास में स्कूल खुल गई, मेरी लड़की को वहां पर ले जाएंगे। इतने डरते थे लोग लड़कियों को पढ़ाने से। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा स्कूल जाएगी लड़कियां तो घर से बाहर निकलेगी, हमको तो घर से बाहर नहीं निकालना है। अब स्कूल से घर से बाहर चली जाएगी लड़कियां, घर का काम नहीं सीख पाएगी तो लड़कियां किस काम की। अब लड़कियां स्कूल जाएगी तो जो सार्वजनिक चौराहे हैं या कहीं से गुजर कर जाएगी तो लड़कियां बिगड़ जाएगी। इस प्रकार की सोच थी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। अब इस प्रकार की मान्यता थी कि लड़कियों को जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, जो कई ऐसे पिता थे, कई ऐसे पति थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने महिलाओं को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कई महिलाओं ने बिना किसी भी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। कई ऐसी महिलाएं थी जो बिना किसी मदद, उन्होंने कहा पढ़ना है मतलब पढ़ना है तो खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रासा सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था। वे ऐसी महिलाओं से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। मतलब चोरी छिपे ही पढ़ लिया था। आज के समय में महिलाओं को कितनी छूट प्रदान की जाती है, लड़कियों को कितना हाथ जोड़ जोड़ कर मास्टर कहते हैं अरे छोकरी पढ़ ले, छोकरी पढ़ ले, फिर भी लड़कियां नहीं पढ़ती। और उस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता और महिलाएं पढ़ने की इच्छुक थी। मतलब जब पढ़ने नहीं दिया जाता था तब महिलाएं पढ़ने की इच्छुक थी, और आप पढ़ने दिया जाता है तो पढ़ती नहीं है। ना लड़के पढ़ते हैं ना लड़कियां पढ़ते हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में किन के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, और जो मुस्लिम परिवार की महिलाएं थी वो कुरान और शरीफ, जो कुरान शरीफ है वो पढ़ने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब मुस्लिम लड़कियां थी, उनके लिए एक महिला थी मुमताज अली। उन्होंने कुरान शरीफ की जो आयत थी उनका हवाला देकर कहा कि कहीं कुरान शरीफ में यह नहीं लिखा है कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती, तो सबसे निवेदन है कि महिलाओं को पढ़ने दो। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उर्दू में उपन्यास लिखे जाने शुरू हुए। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। अब कई उपन्यास ऐसे थे जिसमें महिलाओं को कहा जाता था कि आप सिर्फ धर्म के बारे में और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ो। अब इसके बारे में अपन अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपने पार्ट नंबर, जो इस क्लास का इस पार्ट का चैप्टर नंबर 2 होगा, पार्ट नंबर 2, उसमें पढ़ेंगे कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए महिलाएं प्रयास करने लगी तब स्थिति में क्या सुधार आया, कैसा सुधार आया। क्या व्यापक रूप से सभी जगह पर महिलाओं के लिए पढ़ाई शिक्षा सुलभ हो गई थी, या अभी भी बहुत सारे प्रयासों की जरूरत थी। इन सब के बारे में हम और पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है पाठ में। आप लगातार शब्दवाणी क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।